और वो मनमोहन सिंह जो पाकिस्तान से बनियान और पैजामा पहन के भागे थे, खदेड़ दिया गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बीमारी ऐसी होती है, सत्ता की ऐसी बीमारी होती है, जो व्यक्ति अपना घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागा, जिसको पता था विभाजन क्या होता है, जिसको पता था कि क्या विभीषिका होती है, वो उसको सत्ता मिलती है तो फिर वो गद्दारी करने लगता है और वक्फ एक्ट जैसा कानून बनाता। होना क्या था, जो 1913 में अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया था, कायदे से उसको खत्म कर देना था और खत्म हुआ। लेकिन उससे भी खतरनाक 1954 में चाचा ने बना दिया। डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना है या दवा देके मारना है? जोर से बोलिए। ड्राइवर का काम सुरक्षित गाड़ी चलाना है या गाड़ी को गड्ढे में गिरा देना है? ऐसे सांसद विधायक मंत्री का काम राष्ट्रहित में अच्छा कानून बनाना है या देश को बर्बाद करने के लिए कानून बनाना है? और खासतौर पे वो संविधान की जो शपथ ले चुका हो, अगर वो संविधान के साथ धोखा कर रहा हो, संविधान विरोधी काम कर रहा हो, ये मक्कारी हुई कि नहीं? ये गद्दारी हुई कि नहीं? ये नमक हरामी हुई कि नहीं? ये मक्कारी हुई, गद्दारी हुई, नमक हरामी हुई। लेकिन जन जन तक ये बात पहुंची नहीं, क्योंकि पहली बात तो हमने इसको देर से चैलेंज किया, और जब चैलेंज कर दिया तब भी इस पे बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो नहीं रही है। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों के, आज आपने मुख्य विषय रखा है वक्फ एक्ट। फोन सब लोग थोड़ा स्विच ऑफ कर लें भैया, ना आता हो तो अड़ोसी पड़ोसी से स्विच ऑफ करवा लें, साइलेंट करवा लें। जब देश आजाद हो गया तो जो प्रॉपर्टी थी वो किसको मिली? भारत सरकार को। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का बनाया हुआ पार्लियामेंट किसको मिला? भारत सरकार। राष्ट्रपति भवन किसको मिला? भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसको मिला? भारत सरकार। ये हमारा सिस्टम है देश का कि भारत सरकार प्रॉपर्टी की कस्टोडियन होती है। तो जब मुगल चले गए और अंग्रेज चले गए तो मुगलों और अंग्रेजों की जमीन का कस्टोडियन कौन हुआ? लेकिन चाचा ने बोला नहीं नहीं, हम कस्टोडियन नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड बना रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, तुम खुद ही अपना ले लो। 1954 में। और आज जो 10 लाख एकड़ जमीन है वो 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी। जो ज्यादा जमीन बढ़ी है 9.5 लाख एकड़, ये 1950 के बाद बनी है। 1954 में नेहरू जी के वक्फ एक्ट के कारण बढ़ी है, और नेहरू जी के कारण तो जो बढ़ी थी 2.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी थी। जो मेन बढ़ना शुरू हुई है वो 1995 में नरसिम्हा राव वाले कानून से बढ़ना शुरू हुई, और उससे भी खतरनाक तेजी के साथ जो बढ़ना शुरू हुई है वो 2013 में मनमोहन सिंह वाले कानून से बढ़ना शुरू हुई। और वो मनमोहन सिंह जो पाकिस्तान से बनियान और पैजामा पहन के भागे थे, खदेड़ दिया गया था। लेकिन ये पॉलिटिकल बीमारी ऐसी होती है, सत्ता की ऐसी बीमारी होती है, जो व्यक्ति अपना घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागा, जिसको पता था विभाजन क्या होता है, जिसको पता था कि क्या विभीषिका होती है, वो उसको सत्ता मिलती है तो फिर वो गद्दारी करने लगता है और वक्फ एक्ट जैसा कानून बनाता है। पहला, सारी की सारी प्रॉपर्टी आजाद होते ही किसकी हो गई? दूसरा, वक्फ का मतलब होता है दान। अब दान अपना सामान किया जाता है दूसरों का? जोर से बोलिए जरा। अगर आपको पैसा दान करना है तो अपने पॉकेट से करेंगे या दूसरों की पॉकेट मार के दान करेंगे? क्या करेंगे? अपने। अगर आपको एम्बुलेंस दान करना है तो अपने पैसे से एम्बुलेंस खरीद के दान करेंगे, या कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस जा रही होगी, ड्राइवर को कनपटी गोली मार के और उसको एम्बुलेंस लेके दान कर देंगे? क्या करेंगे? जमीन दान करना है तो अपनी करेंगे या पड़ोसी की करेंगे? अपनी। जो नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी से कमाई गई हो, मेहनत मजदूरी से कमाई गई हो, वही जमीन दान होगी, वही पैसा दान होगा। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने कोई जमीन यहां खरीदी थी क्या? जोर से बोलिए। तो उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? अरे वो तो वैसे दरिंदे आए, उन्होंने तलवार के दम पे यहां जमीन कब्जा किया, और कब्जा की हुई अलग तरीके से, आगजनी की धमकी देके कब्जा किया, बलात्कार की धमकी देके कब्जा किया। वो जमीन कभी वक्फ हो सकती है क्या? वो दान हो सकती है क्या? नहीं। और अगर बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, अफजल, औरंगजेब को वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नंबरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि वो तो उनकी सेना थे, उनके लिए काम करते थे, तो उन्होंने 10-10, 20-20 गांव उनको दे दिया था। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। आखिर भारत कुरान से चलेगा या बाइबल से या संविधान से चलेगा? किससे चलेगा? और पाखंडियों की पराकाष्ठा देखिए, जिन्होंने 50 से ज्यादा संविधान विरोधी घटिया कानून बनाया है, आजकल वो संविधान की कॉपी लेके घूम रहे, करें हम संविधान बचाएंगे। इतनी जानते हो उनका कॉन्फिडेंस आता क्यों है? क्योंकि उनको पता है ये जो समझदार लोग हैं, इनको पता तो है दूसरों को बताएंगे नहीं, इसलिए हमारी झूठ बिक जाएगी। और यही भारत में हो रहा है। जब तक सच चलना शुरू करता है
जब तक सच अपना जूता पहनता है तब तक झूठ पूरे देश का चक्कर लगा के घूम के आ जाता है। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ढीले पड़े हुए। भारत के अधिवक्ता और अध्यापक, और मैं तो कहता हूं जो भी पढ़ा लिखा आदमी, जिसको भी कुछ समझ में आती है बात, अपने तक न रखे, केवल और केवल 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाए। मैं फेसबुक को 3-4 बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भारत में ट्विटर केवल 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और भारत में फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। ट्विटर केवल शहरी लोग यूज करते हैं। गांव के किसान, मजदूर, रेड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले, बाकी और जितने भी लोग हैं वो क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और उनको ये सच्चाई पहुंची नहीं रही। ये सारी की सारी सच्चाई शहरों में लिमिट होकर रखी है, गांव तक पहुंची नहीं रही। तो तरीका मैंने आपको बताया। आपका नाम महेश है, 5000 महेश को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम सुरेश है, 5000 सुरेश को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम दिनेश है, 5000 दिनेश को फ्रेंड बनाइए। सबसे बढ़िया तरीका, जिस दिन भारत के राष्ट्रवादी लोग इतना काम कर ले, मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर यह स्थिति हो जाएगी, पाखंडियों का पाखंड बंद हो जाएगा। ये जो झूठों के सरदार घूम रहे हैं, इनकी झूठ बंद हो जाएगी, सारे चुप हो जाएंगे। अब संविधान में डब्ल्यू या क्यूएफ कहीं लिखा नहीं है। संविधान में जो शब्द लिखा है वो चैरिटी लिखा हुआ है, इंडाउमेंट लिखा हुआ। इसका मतलब भारत सरकार कानून बना सकती है, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थ संहिता। मजहब के आधार पे तो कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल बन ही नहीं सकता। भारत में बहुत सारे बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। एनवायरमेंट के लिए एनजीटी चल रहा है, वो मजहब के आधार पर नहीं है। महिलाओं के लिए महिला आयोग चल रहा है, वो मजहब के आधार पर नहीं है। बच्चों के लिए बाल आयोग चल रहा है, वो मजहब के आधार पर नहीं है। जीएसटी का ट्रिब्यूनल चल रहा है, वो मजहब के आधार पे नहीं है। इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल चल रहा है, वो मजहब के आधार, कोई भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो इतने दिन से घूम रहा है कि वक्फ धार्मिक मामला है। वक्फ सीधे सीधे जमीन का मामला, लैंड का मामला, और लैंड फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आर्टिकल 25-26 में कवर नहीं होता। शुद्ध रूप से खेती का मामला है, जमीन का मामला। और जमीन का मुकदमा कहां चलता है? रेवेन्यू कोर्ट में। तो सबके जमीन का मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में चलता है, लेकिन एक आदमी का, मतलब अमर का मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में, एंथोनी का मुकदमा रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन अकबर का मुकदमा कहां चलेगा? और सारे बच्चे किसके? किशनलाल के। एक मूवी आई थी ना, अमर अकबर एंथोनी, पिता वही किशनलाल। अमर के लिए अलग व्यवस्था, अकबर के लिए अलग व्यवस्था, एंथोनी के लिए अलग व्यवस्था। ये चलना चाहिए क्या? नहीं। ये घटिया कानून का दुष्परिणाम यह है कि दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितना जमीन है? 10 लाख एकड़। 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, उससे ज्यादा वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा हुआ है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? जोर से बोलिए। सिंगापुर का 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? इसका मतलब 13 मालदीव बन जाएंगे भारत में वक्फ बोर्ड के, और 5 सिंगापुर बन जाएंगे, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़, 5 बहरीन बन जाएंगे वक्फ बोर्ड ने जितना जमीन कब्जा किया हुआ है। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 4 लाख एकड़, 2.5 फिनलैंड बन जाएगा। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड की जितनी जमीन कब्जा किया हुआ है।